नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं हेल्थ केयर इकाई 4 सत्र 4 पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन के बाद का देखभाल क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है या ऑपरेशन के बाद रोगी की क्या देखभाल होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का अर्थ सर्जरी के बाद देने वाला देखभाल होता है। इसमें सर्जरी के बाद से रोगी के छुट्टी होने तक देखभाल दिया जाता है। आपको किस प्रकार पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत है वह आपके सर्जरी के प्रकार और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें सामान्यतः दर्द को कम करना और घाव का देखभाल करना शामिल होता है। यानी आप किस प्रकार की पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को देंगे यह आपकी सर्जरी के प्रकार और स्थिति पर निर्भर करता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। आइए समझते हैं ये कौन कौन से बिंदु हैं। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बाद रोगी की छुट्टी तक जो देखभाल दिए जाते हैं उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। इनमें निम्नलिखित देखभाल शामिल हैं। नंबर 1 पे ऑपरेशन थिएटर से रोगी के आने से पहले वार्ड में रोगी के बिस्तर को तैयार करना। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, आईवी स्टैंड, इंजेक्शन ट्रे और अन्य ज़रूरी उपकरणों को भी तैयार करके रखना चाहिए। यानी जब पेशेंट ओटी से आने से पहले ये सारी चीज़ें आईवी स्टैंड, इंजेक्शन ट्रे और ज़रूरी उपकरण सभी तैयार रखें। नंबर 2 पे ऑपरेशन के बाद रोगी को ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर, नर्स और जीडीए रोगी के देखभाल देने के लिए उपस्थित रहते हैं। वहाँ पर इन उपकरणों को तैयार करके रखना चाहिए जैसे सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, बीपी ऑपरेटर्स, इन्फ्यूजन मशीन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उपकरण, सीपीआर उपकरण जैसे अम्बुबैग आदि। नंबर 3 पे हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में आने से पहले कुछ चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए जैसे एयरवेज, श्वसन मार्ग, सामान्य सांसें या असामान्य सांस, तापमान, ब्लड प्रेशर का अगर कोई विशेष निर्देश हो तो उसे पेपर वर्क, पोस्ट ऑपरेटिव आदेश को डॉक्टर से पूरा करवाना आदि शामिल है। नंबर 4 पे हम देखेंगे रोगी को वार्ड में आने के बाद बेड में जगह देने के बाद उससे लेटरल पोजीशन प्रदान करना। यह श्वसन मार्ग को अवरुद्ध होने से बचाता है। यह जीभ का मुड़ना और मुंह से श्वसन मार्ग में जाने वाले तरल पदार्थ को रोकता है जैसे लार, रक्त आदि। नंबर 5 पे हम देखेंगे रोगी के वार्ड में आने पर जल्द से जल्द रोगी के तापमान, श्वसन दर, पल्स रेट और बीपी की जांच करना चाहिए। उसे नोट करना चाहिए क्योंकि वार्ड में आने पर रोगी के जो महत्वपूर्ण संकेत हैं उसमें बदलाव आ सकते हैं और उसकी जांच करना और असामान्य बदलाव आने पर डॉक्टर, नर्स को सूचना देना चाहिए। नंबर 6 पे हम देखेंगे रोगी के होश में होने पर आरामदायक स्थिति पर रोगी को सोने की अनुमति दें। नंबर 7 पे हम देखेंगे रोगी को फाउलर पोजीशन देना जिससे रोगी को सांस लेने में आसानी हो और यह पेट के गैस को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। नंबर 8 पे हम देखेंगे ऑपरेशन के बाद होश आने पर और उल्टी न होने पर रोगी को पानी देना और इसके पीने के बाद रोगी को अगर कोई परेशानी नहीं होती है तो उसे चाय, कॉफ़ी, नारियल पानी, जूस, तरल आहार दिया जा सकता है जिससे उसके दूसरे दिन शीतल आहार देंगे और उससे भी कोई परेशानी नहीं होती है तो उसके अगले दिन सामान्य आहार दिया जा सकता है। आगे हम देखेंगे पट्टी को अकारण न बदले, ज़रूरत होने पर ही बदले। अगर पट्टी में किसी प्रकार का तरल पदार्थ या खून आ गया है तभी उसे बदले। यह घाव में संक्रमण होने से बचाता है।
नंबर 10 और लास्ट हम देखेंगे, अगर घाव अच्छे से भर गया है तो उसके टाँके को 7 दिन के बाद निकाला जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि रोगी को गर्म बनाए रखना चाहिए, किंतु अत्यधिक गर्मी से बचाना चाहिए। हम देखेंगे कि रोगी को हमेशा गर्म रखें, लेकिन उसे ज़्यादा गर्मी से भी हमें बचाना चाहिए, क्योंकि इससे पसीना निकलने की क्रिया ज़्यादा होगी और इससे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन एवं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। इससे वेजोडाइलेटेशन यानी रक्त का प्रसार ज़्यादा हो सकता है और ऑपरेशन किए गए भाग से हेमरेज यानी रक्तस्राव का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे सर्जरी के दौरान हुई क्षति तथा तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को सामान्य करने के लिए सामान्य सलाइन तथा रिंगल लैक्टेट जैसे तरल इंट्रावेंस ढंग से दिया जाता है। कैलोरी की आपूर्ति के लिए 5% डेक्सट्रोज दिया जाता है। तरल पदार्थों की अधिकता से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पल्मोनरी शोथ या पल्मोनर में सूजन हो सकती है। यदि लंबे समय तक इंट्रावेंस तरल दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट स्तर की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, ताकि उससे हमें रोगी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पता चलता रहता है। आगे हम देखेंगे, यदि मूत्र त्याग के लिए सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं तो ब्लैडर को कैथेटरीकृत किया जाता है। स्वचालित यूरिनरी कैथेटर के उपयोग द्वारा मूत्र त्याग सामान्य करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। यदि रोगी मूत्र त्याग करने में असमर्थ है या वह मूत्र त्याग अपने आप से नहीं कर पा रहा है तो उस रोगी को हम कैथेटर लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे, उदर की सर्जरी के मामले में रोगियों को गहरी सांस लेने का अभ्यास करवाना चाहिए। यदि रोगी अपने आप श्वास नहीं ले पा रहा है तो उसे एंडोट्रेकियल इंटूबेशन अथवा ट्रेकियोस्टोमी यानी रोगी को अगर रोगी श्वास नहीं ले पा रहा है तो उसे ट्रेकियोस्टोमी यानी उसके श्वसन नली अपन डाल सकते हैं। यांत्रिक वेंटिलेटर के उपयोग द्वारा भी वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है।